हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। दोस्तों, हम आर.एस. अग्रवाल की बुक के प्रतिशत चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। मगर आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और बाद में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 91 क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। अच्छा, 91 क्वेश्चन है, हमें करना है 81 से। चलिए 81 क्वेश्चन से, क्योंकि 80 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था, 81 से करना है आज। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। चलिए यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर, चलो 12 लीटर घोल में 7% क्या है, लवण है, तो पहले ही देख लेते हैं लवण की कितनी मात्रा होगी 12 लीटर घोल में। तो 12 लीटर हमारे पास घोल है जिसमें 7% क्या है, हमारे पास लवण है, तो बटे क्या कर लेंगे, इसका 100 कर लेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100 कर लेंगे। फिर इसने कहा कि घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को क्या कर दिया जाता है, वाष्पित कर दिया जाता है। जब 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया तो 12 लीटर घोल में से अब हमारे पास शेष लवण कितना बचा, हमारे पास शेष लवण बचा 8 लीटर। मतलब 12 लीटर हमारे पास घोल था जिसमें से हमने 4 लीटर पानी को क्या कर दिया गया, वाष्पित कर दिया गया। 4 लीटर पानी को क्या कर दिया गया, वाष्पित कर दिया गया, तो शेष हमारे पास जो घोल बचा वो 8 लीटर बचा। चलिए 8 लीटर बचा। अब क्या बताना कि शेष घोल में लवण का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत की वजह से हम क्या लगा देंगे, यहाँ 100 लगा देंगे। चलिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इससे काट लो 7 तिया 21, 21 के बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और भाग करेंगे तो इससे कितना आ जाएगा, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 पॉइंट लगा के, तो कितने परसेंट होगा हमारे पास, 10.5% क्या होगा, शेष घोल में लवण का प्रतिशत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है 82 में कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। मतलब हमारे पास 50 लीटर अम्लीय 9 लीटर द्रव में, 9 लीटर द्रव है जिसमें 50% अम्लीय है लीटर, तो उसमें क्या दिया गया, पानी कुछ कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो चलो मिलाई गई मात्रा बराबर, मिलाई गई मात्रा कितना पानी मिलाया गया बराबर कुल मात्रा कितनी हमारे पास 9 लीटर गुणा, मैंने बताया था कि परसेंटेज का क्या लेना है, अंतर करना है। परसेंटेज क्या करना है, अंतर करना है। तो इन परसेंटेज में अंतर कितना है हमारे पास 20% का, बटे बाद का परसेंटेज कितना है 30 है। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 लीटर, कितना हो जाएगा 6 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। सेम वही टाइप चल रहा है, तो मिलाई गई मात्रा बराबर कितना, कुल मात्रा 300 ग्राम, कुल मात्रा 300 ग्राम, 300 ग्राम गुणा परसेंटेज का अंतर कितना है 10%, बटे बाद का प्रतिशत कितना है हमारे पास 50। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 36, मतलब 60 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 84, इसमें देखा 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। चलिए टाइप वही है, बस इसमें क्या दिया गया, इस बार 1 लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा है इस बार चीनी का, कोई बात नहीं निकाल देंगे। तो क्या है, कितना मिलाया गया, 1
1 लीटर 1 लीटर क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। तो 1 लीटर पानी मिलाया गया। कुल मात्रा कितनी है? 3 लीटर गुणा परसेंटेज कितना है? 40% चीनी है। अब मिलाने के बाद का परसेंटेज कितना पूछ रहा है वो तो पता नहीं, परसेंटेज का हम अंतर कर लेंगे बटे बाद का प्रतिशत क्या है जो हमने मानना है x। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 के 12 120 माइनस के 3x, और 3x को बराबर से इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 120। 4 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 4 से 12 30। तो कितने परसेंट, कितना परसेंट चीनी का घोल आया? कितने परसेंट आया हमारे पास? 30%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? इसी टाइप का क्वेश्चन अभी कराया है, क्वेश्चन नंबर शायद 81 था, यही 85 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसने क्या कहा? चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो 12 लीटर घोल है हमारे पास, घोल कितना है हमारे पास? 12 लीटर घोल है जिसमें से 4% क्या है हमारे पास? चीनी है। परसेंट हटाएंगे बटे 100। ठीक है, अब घोल को उबालकर मतलब गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। मतलब हमारे पास जो है 12 लीटर घोल था, 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया। अब शेष घोल कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा कितना? 10 लीटर का घोल बचा। और क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत की वजह से यहाँ क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। 100 से 100 काट देंगे। अब हमारे पास क्या क्या हुआ? 12 चौक 48, 12 चौक 48 बटे कितना है? 10। जब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.8%। ठीक है, 4.8%। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 86 क्वेश्चन जो है 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी? अब कितना पानी डाला गया? 1 लीटर पानी। कितना डाला गया? 1 लीटर। तो मिलाई गई मात्रा में हम क्या रखेंगे? 1 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, घोल कितना था? 5 लीटर गुणा परसेंटेज का अंतर, परसेंटेज 40% है, दूसरा परसेंट हमें दिया नहीं गया जो पूछ रहा है। तो 40 माइनस के हम क्या कर देंगे? x रख लेंगे बटे बाद का परसेंटेज हमने क्या मानना? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 40 पंजे 200 माइनस के 5x, और ये 5x बराबर से इधर लाएंगे तो कितना होगा? ये 6x बराबर कितना होगा हमारे पास? 200। सॉर्ट कर लो इसको, 2 से काटेंगे 2 या 6, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 100। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 100 के बटे 3। जब हम इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1 बटे 3%। 33 सही 1 बटे 3%, क्योंकि 100 बटे 3 है ना, तो 33 से 99 और 100 बटे 3%। ये हमारा क्या होगा? इसमें परसेंटेज होगी अल्कोहल की जो मिलाने के बाद बनी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 87 में दिया गया है, 87 में दिया गया है 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? ठीक है, तो इसने कहा कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, मतलब इस बार मिलाने वाली मात्रा को पूछ रहा है। तो मिलाई गई मात्रा बराबर कुल मात्रा कितनी है हमारे पास? 9 ग्राम। कुल मात्रा हमारे पास 9 ग्राम गुणा परसेंटेज का अंतर 50% और बाद की परसेंट का हमें नहीं पता, अच्छा 30% सही। तो 50% और 30% में डिफरेंट कितने का? 20% का, और बटे बाद का परसेंटेज कितना है हमारे पास? 30। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 3 9 3 दूनी 6 ग्राम। 6 ग्राम। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, अभी तो कराया था, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 88, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए? चलिए हमारे पास एक सोना है और दूसरा दिया गया है चांदी। इसमें क्या गया
कि कुल मात्रा तो 50 ग्राम की है, मिश्र धातु है, इसमें भार के रूप में 80% सोना है, तो 80% अगर सोना होगा तो चांदी कितना होगा 20%। कोई भी मात्रा हो, किसी भी चीज को हम 100% मानते हैं, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। यदि सोना 80% होगा तो फिर मिश्र धातु सोने और चांदी की है, यदि इसमें 80% सोना होगा तो चांदी कितनी होगी 20%। चलिए अब इसने क्या कहा कि इस धातु में कितना सोना और मिला दे, इस धातु में कितना सोना और मिला दे कि मिश्र धातु में 95% क्या हो सोना हो। जब 95% सोना होगा तो चांदी तब कितनी होगी 5%। चलिए तुम वही क्वेश्चन लगाएंगे, मिलाएगी मात्रा बराबर कुल मात्रा गुणा परसेंटेज का अंतर बटे बाद का प्रतिशत। तो कितना है हमारे पास 50 ग्राम मिश्र धातु है, टोटल हमारे पास जो धातु है 50 ग्राम मिश्र धातु है, जिसमें परसेंटेज का अंतर लेंगे हम ये वाला, ठीक है। इसमें डिफरेंट कितना है हमारे पास 15 बटे बाद का प्रतिशत ये वाला लेंगे, कितना है हमारे पास 5 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 10 बार, 15 ढाई 150, तो कितना आया हमारे पास 150 ग्राम, ग्राम में है ठीक है 150 ग्राम। चलिए क्वेश्चन अगला हमारे पास क्वेश्चन 89, इसमें दिया गया है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर, ये कमी है 25% कमी होने पर, एक कमी दिया गया है यहाँ कमी, 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। चलिए अब इसमें क्या दिया गया है कि सेब के मूल्य में 25% कमी हो गई तो हम 240 रुपए में 2 किलो सामान हम और ज्यादा खरीद सकते हैं, मतलब 2 केजी सेब और अधिक खरीद सकते हैं। तो जब 25% की कमी हुई तभी तो हम 2 केजी अधिक खरीद रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 25% कमी पर अधिक मात्रा, कितनी अधिक खरीद रहे हैं अधिक मात्रा, कितनी अधिक मात्रा खरीद रहे हैं हम 2 केजी। दोबारा समझो, इसने कहा सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 केजी अधिक सेब खरीदता है, तो जब 25% रेट घटा होगा तभी तो हम 2 केजी अधिक खरीद रहे हैं, कितने रुपए में 240 रुपए में। तो हम ये देख लेते हैं कि 25% कमी पर अधिक मात्रा दे रखी है हमारे पास 2 केजी, तो हम 100% पर मात्रा निकाल दें, 100% पर मात्रा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 100 और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 25, कितना आ जाएगा 25। तो हम 25 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8 केजी आ गई हमारे पास, 100% वैल्यू कितने आ गई 8 केजी यूनिट आ गई। अब हमारे पास जो रेट दिया गया है, रेट हमारे पास 240, हमारे पास रेट कितना है 240, तो 240 हमारे पास मूल्य है और यूनिट कितनी आई हमारे पास निकल गए 8 केजी। तो हम क्या निकाल लेंगे घटा हुआ मूल्य प्रति केजी निकल कर आ जाएगा जो 100% पे घटा हुआ था, ठीक है। तो 8 से भाग कर लेंगे, 8 तिया 24, तो 30 रुपए प्रति केजी, 30 रुपए प्रति केजी हमारा क्या आ गया घटा हुआ मूल्य आ गया। दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। तो हम मतलब 25% जब कमी हुई तो 25% कमी पर अधिक मात्रा कितनी खरीदता था वो 2 केजी अधिक खरीदता, तो 100% पर कितनी आई हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद 8 केजी। तो हमारे पास रुपए कितने हैं 240 रुपए हैं और यूनिट कितनी है हमारी 8 केजी आई, तो हम भाग कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा घटा हुआ मूल्य प्रति केजी निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें दिया गया है यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए, मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या, इस बार ये कह रहा है कि 25% कमी होती है तो 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद लेता, तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या निकालनी हो। चलिए जब 25% की कमी हुई होगी तभी तो 2 रबड़ अधिक खरीदता है वो। चलिए तो 25% कमी पर अधिक मात्रा तो कितने अधिक खरीदता है 2 रबड़ अधिक खरीदता है,
ठीक है, चलिए तो 100% पे निकाल देते हैं हम, 100% पर मात्रा, 100% पर मात्रा, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 गुणा 100/25 आ जाएगा। और 25 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार कटेगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 रबड़ आ गई, 8 रबड़ आ गई। और कितने रुपए में आई है, 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या आ गई है। ये क्या है, 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या आ गई। हमने 100% पे निकालना, तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी आई, 8 रबड़ आ गई। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपए में कितने कितने रबड़ प्राप्त कर सकते हैं हम, 8 रबड़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 91 में क्या दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है जो अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराया। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या दिया गया कि किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% की कमी हुई, तो हम 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीदने लगे। तो 33/1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 33 × 99 100, 100/3 लिख सकते हैं, 33 × 99 और 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 100/3% कमी पर अधिक वस्तु या अधिक मात्रा, अधिक मात्रा या वस्तु मात्रा बराबर कितने हमारे पास, 4 वस्तु हम अधिक खरीदना है। तो 100% में निकाल दो, 100% पर मात्रा, 100% पर मात्रा बराबर कितना आएगा, 4 गुणा 100 बटे कितना है हमारे पास, 100/3, और 3 पलट के कहां पहुंच जाएगा, अंश में पहुंच जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 से कितना आ गया, 12 आ गया। 4 से कितना आ गया भाई, 12 आ चुका, 4 से कितना आ गया, 12। तो ये क्या है, 12 वस्तु आ गई। मगर ये जब हमने 100% निकाली तो ये किसका आया, 1 रुपए, ये कितना आया हमारे पास, घटने से पहला वाला मूल्य आ गया। चलिए अच्छा, किसी वस्तु के मूल्य में 33/3%, 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। घटने से पहले वस्तु का, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना आया, 1 रुपए में 12 वस्तु आ चुकी है। कितना आ गया, 1 रुपए में 12 वस्तु, 12 वस्तु, 12 वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, 92 क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं, मतलब पास के लिए जो है, पास होने के लिए हमें 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एक अभ्यर्थी को कितने अंक मिले, 40 अंक मिले, 40 अंक उसने क्या करे, प्राप्त किए, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक पूछे हैं। चलिए अब किसी भी परीक्षा का वो मैक्सिमम पूर्णांक कितना होता है, मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो 100% होते हैं। किसी भी परीक्षा के मैक्सिमम पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% में से 35% को क्या बताया गया, पास बताया गया कि 35% वाले को क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। अब एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। इसका मतलब अगर वो 40 अंक लाया है, अगर वो 30 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, अगर वो 30 अंक और ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास होने के बाद उसके वैल्यू कितने, उसके अंक कितने बन जाते, 40 तो वो लाया है, और 30 से क्या हुआ, फेल। तो अगर वो 30 अंक और ले आता तो उसके कितने अंक हो जाते, 70, और 70 हो जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि 35% तो पास के लिए चाहिए और अंक कितने चाहिए, 70। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 35% पर पास अंक, पास अंक, पास अंक। तो 35% पर पास अंक कितने लाने हैं हमें, 70। ठीक है, तो उसने पूछा है कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम पूर्णांक कितना है। तो 100% होता है किसी भी परीक्षा का मैक्सिमम पूर्णांक। तो मैं पूर्णांक निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 70 गुणा 100 बटे 35, और 35 दूनी 70,
35 दूनी 70, 35 दूनी 70, तो 2 से काटेंगे कितना हो गया हमारे पास 200। तो 200 अंकों की क्या हुई, परीक्षा हुई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 93। इसमें दिया गया है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है 40% है, पास का जो परसेंटेज बताया है वो क्या होता है 40% पर क्या बताया गया, पास बताया गया है। फिर उसने कहा एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि 15 अंक अगर उसके और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसका मतलब उसके कितने अंकों पर पास था, वो 0 और 9 8 1 9 और 1 10 का 0, तो मतलब 200 अंक अगर उसके आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और 200 अंक में पास होता है तो पास का परसेंटेज कितना होता है 40। तो हम कह सकते हैं 40% पर पास अंक कितने हैं 200। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं, मैक्सिमम पूर्णांक पूछा है तो 100% पर पूर्णांक बता दो, पूर्णांक। तो 100% पर पूर्णांक कितना आएगा 200 गुणा 100 बटे कितना है हमारे पास 40, और 1 0 से 1 0 काट लेंगे और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया हमारे पास 500 आ गया, 500 कितना आ गया पूर्णांक 500। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 94। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% और 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। चलिए लड़कियों के लिए जो परसेंटेज बताई है हमने 35%, लड़कियों के लिए परसेंटेज बताई है, लड़कियों के लिए परसेंटेज बताई है 35%, गर्ल्स के लिए कितनी हो गई 35%, और बॉयज के लिए कितनी बताई है 40%। ये क्या है, पास है, ये क्या है, पास की परसेंटेज है कि इतनी परसेंट पर क्या होंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर 117 अंक और ले आता वो तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हम 117 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब कितना पूर्णांक हो जाएगा वो 600 का, कितना हो जाएगा 600 का, 7 और 3 10 का 0, 8 9 और 1 10 का 0, 4 5 1 6 बिल्कुल सही 600 का हो जाता। चलिए अब जब 600 अंक का उसका क्या हो जाता, वो पास हो जाता, 600 अंक पर लड़का पास हो जाता, तो लड़के के लिए परसेंटेज कितनी बताई है 40%। तो हम कह सकते हैं कि 40% पर पास अंक कितने हैं 600। तो लड़कियों के लिए बताइए न्यूनतम अंक, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम परसेंटेज कितनी है पास होने के लिए 35, तो हम 35% पर निकाल सकते हैं, 35% पर पास अंक किसके लिए, लड़कियों के लिए। तो कितना आ जाएगा 600 गुणा 35 और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 40। तो हम क्या काट सकते हैं 1 0 से 1 0, 15 से काट लो 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 15 बार कटेगा 15 चौका 60, 15 पंजे 75 का 5 हंसी लगे 7, 15 से 45 और 7 कितने हो गए 52। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं पास के लिए 525 और लड़कों के लिए 600। चलिए दोबारा समझ लेते हैं इसको। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता जो दी थी 35% और 40% दी थी। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से फेल हो गया। तो अगर 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंक और ले आता तो पास हो जाता, ठीक है, क्योंकि 117 अंकों से क्या हुआ था, फेल हुआ था। तो 483 और 117 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 600 में। लड़का अगर 600 अंक लिया था तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और लड़के की परसेंटेज कितनी बताई है पास की 40%। तो हम कह सकते हैं कि 40% पर पास अंक जो है लड़कों के 600 हैं। अब लड़कियों का पूछा है कि 35% पर लड़कियां क्या है, पास है, और लड़कियों की न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पूछी है। तो न्यूनतम लड़कियों के लिए कितने हैं 35%। तो 35% को कैलकुलेशन करने के बाद कितना है 525। यदि मैं यहाँ 100% निकाल दूं तो वो क्या आएगा, परीक्षा का टोटल पूर्णांक आ जाएगा। 100% अगर मैं निकाल देता हूं तो उस परीक्षा का क्या आ जाएगा, वो टोटल पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। चलिए, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? चलिए, ए और बी, ए जो प्राप्त करता है अधिकतम अंकों का 60% और बी प्राप्त करता है 30%। इसके प्राप्तांकों का योग दिया है 783, तो इसके परसेंटेज का भी योग कर लो। इसके परसेंटेज का योग कितना होगा? ए और बी की 60 और 30 90, तो 90% पर योग कितना है? अंकों का योग, कितना दिया गया है? 783। तो उसने कहा परीक्षा का पूर्णांक कितना था? कोई भी परीक्षा हो उसका 100% पूर्णांक होता है, तो 100% पर पूर्णांक कितना आ जाएगा हमारे पास? 783 गुणा 100/90, और 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 से काट दो, 9 8 72, और हमारे पास 6 बचे, 9 7 63, तो कितना आ गया हमारे पास? 870, क्योंकि 87 गुणा 10 बराबर 870। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 96 में दिया गया है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसको। कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? हमें नहीं पता कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। मान लिया कि ए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, टोटल मिला के ए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। मान लिया ए अभ्यर्थी ने आवेदन किया, इसने कहा किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, मतलब इन ए अभ्यर्थियों में से 5% कैसे हो गए? अयोग्य, ठीक है। चलो, अयोग्य हो गए कितने? 5%, तो बचे कितने होंगे? 95%, तो हम लिख सकते हैं 95/100। चलिए, गुणा, अब 5%, अब कोई भी वैल्यू, ये भी तो अपना आप में 100% है भाई। 95% बचे तो वे योग्य तो बचे, अब उन योग्य में वे भी तो अपना आप में 100% हैं। चलिए, तो इसने क्या कहा? तथा योग्य अभ्यर्थियों में से, मतलब इन योग्य अभ्यर्थियों में 85% सामान्य वर्ग के थे, 85% सामान्य वर्ग के थे, तो अब शेष कितने बचे? 15% ही तो बचे, 15/100। अब शेष कितने बचे? 15% बचे, जो क्या होंगे? अन्य वर्गों से होंगे, और अन्य वर्गों की संख्या कितनी बताई है? 4275। बस इसको क्या कर लेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 से 19 से काटो, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, इसको काटो 19 से, 19 दूनी 38, कितना हुआ? 47 हो गया। 19 दूनी 38, कितना हो गया? 9 95, 19 पंजे 95। 15 का वर्ग है ये 225, तो 15 बार ही कटेगा, और 5 से काटेंगे 5 या 15, 3 बार कटेगा। अब हमारे पास क्या बचा? बटे में 100 गुणा 100, मतलब 100 गुणा 100 मतलब 10,000, और 10,000 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 3 की साथ, तो कितना बना देगा? 30,000 बना देगा। तो अभ्यर्थियों की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 30,000। अभ्यर्थियों की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 30,000 आ जाएगी। चलिए, 97, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जितने आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो फ्यूचर के लिए फायदा होगा इस। चलिए, अगला देखते हैं। इसमें क्या दिया कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी जो है वो 40% प्राप्त करता है, मगर पास होने से 10 अंक और अधिक ले आता,
तो ऐसे में अगर हम पूर्णांक निकालना हो तो पूर्णांक कैसे निकाल लेंगे? चलिए मैंने बताया था पूर्णांक बराबर कुल अंक ये 5 अंक प्राप्त हुए और 10 अंक प्राप्त हुए, मतलब 5 अंकों से ये फेल हुआ और 10 अंक अधिक ले आया, तो कुल कितने अंक हो गए? 15 गुणा 100 बटे परसेंटेज का क्या करेंगे हम? अंतर करेंगे। परसेंटेज का क्या करेंगे? अंतर करेंगे। 30% और 40%, ये 30% और ये 40%, इसका क्या करेंगे हम? अंतर करेंगे। तो इसका कितना अंतर आया? 10। हम 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। तो वो परीक्षा जो हुई है वो कितने नंबर की हुई है? 150 अंकों की वो परीक्षा हुई है। तो उसने क्या कहा? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो चाहे तो हम इस 30% से भी निकाल सकते हैं और चाहे हम 40% से निकाल सकते हैं। आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बराबर परीक्षा हुई है हमारी 150 नंबर की। अब हम 30% से निकालेंगे, तो अगर 30% प्राप्त करता है 150 में से तो 150 का 30% बटे 100, मगर ये फेल हो जाता है कितने? 5 अंकों से। तो पास होने के लिए 5 अंक तो और लाने पड़ेंगे, प्लस के 5 कर देंगे। क्लियर है? अब 2 0 से 2 0 काट लेंगे तो 15 या 45 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 50 अंकों पे क्या होता है? पास होता। यदि हम निकालते हैं 40% से तो 150 में से 40% निकाल लेंगे तो जो वैल्यू बनेगी, मगर वो 10 अंक अधिक ले आता है तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कुछ हैं तो उसके नंबर क्या? 10 अंक कम करने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 98। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे? चलिए अब पूर्णांक निकाल लेते हैं इसका। पूर्णांक बराबर कुल अंक 108 अंकों से फेल हुआ और दूसरा विद्यार्थी 24 अंक पास होने से भी अधिक ले आया, तो कुल अंक कितने हो गए? 108 और 24 कितने हो गए? 132 गुणा 100 बटे क्या बताना हमें? परसेंटेज का अंतर। ये जो परसेंटेज दी है इसका अंतर कर लेंगे हम, 52 और 30 का। तो परसेंटेज का अंतर कितना होगा 52 और 30 का? 22। इसको लिख लेंगे हम 22। 11 से काट लो, 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे 11 गुनी 11, 11 दूनी 22, 11 एक 11, 11 दूनी 22। ये कितना है? 132। 11 एक 11, 11 दूनी 22। तो 2 से काटेंगे कितने बार कटा? 6 बार। तो कितना आ गया हमारे पास? 600 हो गया। कितना हो गया? 600। पूर्णांक कितना आ गया परीक्षा का? 600। इसने क्या कहा कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे? तो पहले उत्तीर्ण होने के लिए अंक निकालने कितने होंगे? तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक तो कितने होंगे? देखो 600 नंबर की परीक्षा होगी, 600 नंबर की परीक्षा हो गई। अब हमें 30% वाले से निकालना है, पहले वाले से ही। तो 600 में से 30% प्राप्त किए, किसी परीक्षार्थी ने 30% प्राप्त किए बटे 100, मगर ये फेल हो गया था कितने से? 108 अंकों से क्या हुआ था? ये फेल हो गया था। तो इसको पास करना पड़ेगा ना 108 बना के। चलो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 6 3 18, 180 प्लस के 108, तो कितना हो गया? 8 8 और 2 288। ठीक है, 600 का 30%, 2 0 कट गए, 6 3 18, 180 प्लस 108, तो 8 आ गया और 8 आ गया, 1 1 2 288 क्या हो गया? उत्तीर्ण अंक आ गए। इसका क्या बताना हमें? परसेंटेज बताना। इसका क्या बताना? उत्तीर्ण प्रतिशतता बतानी है। तो उत्तीर्ण प्रतिशतता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमने प्राप्त किए कितने? 288 गुणा 100% की वजह से कितने में से? 600 में से। परीक्षा की टोटल कितनी थी? 600 की। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 6 से काट लो, 6 चौक 24 बचे 4, 48 हो गए, 6 8 48। तो परीक्षा कितनी पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 48% चाहिए। दोबारा समझो, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से क्या हुआ? फेल हुआ। एक दूसरा विद्यार्थी था, उसने 52% अंक प्राप्त किए, मगर पास होने से भी 24 अंक ज्यादा ले आया। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं? पूर्णांक निकालते हैं। तो पूर्णांक बराबर
कुल अंक कितने से फेल हुआ और कितने अंक अधिक लाया। 132 आ गया गुणा 100 बटे परसेंटेज का अंतर तो कितना है 22। इसको कैलकुलेशन करने के बाद पूर्णांक कितना आ गया हमारे पास 600 आ गया। पूर्णांक कितना आ गया 600। अब पूर्णांक हमारे पास 600 आ गया तो परसेंटेज उत्तीर्ण अंक कितने थे, उत्तीर्ण अंक कितने हैं ये निकाल लें। तो चाहे तो 30% से निकाल लो, चाहे निकाल लो 52% से, दोनों से आंसर आएगा। तो हमने क्या करा 30% से निकाला, तो 600 में से 30% निकाल ले तो अंक कितना है 180। मगर 108 अंकों से क्या हो गया था, वो फेल हो गया था। तो कुल मिला के उसे 288 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। तो 288 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, कितने में से 600 में से। तो इसका परसेंटेज कितना बनेगा, तो 288 गुणा 100 बटे टोटल कितने में से 600 में से। तो भाग कर देंगे, कैलकुलेशन करने के बाद 48% आ गया हमारा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 99 में दिया गया है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे, कुल पूर्णांक कितने थे ये ज्ञात करना है। चलिए एक परीक्षार्थी जो है वो उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, मगर 178 अंक प्राप्त करता है, 178 अंक प्राप्त करता है, मगर 22 अंकों से फिर भी फेल हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 178 नंबर लाया और 22 अंक और अधिक ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसका मतलब उसका पूर्णांक कितना होना चाहिए था पास होने का 200। 8 2 10 9 और 2 7 और 2 9 और 1 10 1 और 1 2 200। चलिए तो वो अगर 200 अंक ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। परीक्षार्थी क्या हो जाता है, पास हो जाता। और पास की परसेंटेज कितनी बताइए 40%। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 40% पर पास अंक कितने हैं हमारे पास 200। तो उसने पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो पूर्णांक कितना होगा 100% होता किसी भी परीक्षा का। पूर्णांक तो कितना आएगा 200 गुणा 100 बटे कितना हमारे पास 40। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 4 से काट देंगे 5 बार। तो परीक्षा कितने की होगी, वो 500 अंकों की। परीक्षा कितने की हुई 500 अंकों की क्या हुई परीक्षा होगी। चलिए 500 अंक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 100। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 66%, 61% अंक मिले। तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले ये ज्ञात करना है। चलिए अब कोई भी परीक्षा हो वो अपना आप में 100% होती है। कोई भी परीक्षा हो उसका पूर्णांक 100% होता है। तो 4 विषय हैं तो सब अपना आप में 100% होंगे। मान ले 4 विषय हैं तो ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%, सब 100% के होंगे। और 4 विषयों में से उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है तो चलिए तो मैं मानता हूं तो 4 विषयों में उसने 70% अंक प्राप्त किए, तो उसने 4 विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए होंगे। परीक्षा तो 400 की हो गई, 400% की हो गई ना। तो 4 विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए होंगे उसने। तो मैं निकाल सकता हूं 4 विषय, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4, इन चारों विषयों में जोड़ निकाल लेता हूं उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए। तो 70% सबका एक एवरेज रहा, सबका क्या रहा एक एवरेज रहा 70%। ठीक है और कितने विषयों में 4 विषयों में। तो मैं क्या कर सकता हूं 280 नंबर उसने क्या प्राप्त किए 4 विषयों में 280 अंक प्राप्त कर लिए। मगर उसने कहा कि इनमें से 3 विषयों में 81%, 66% और 61% अंक प्राप्त किए। मैंने मान लिया कि 81% पहले विषय में, दूसरे में 66% और तीसरे में 61%। तो चौथे में हमें क्या करना, तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। तो चौथे विषय का हमें ज्ञात करना है। बराबर कितने होंगे 280। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा 6 और 2 8, 6 6 12 8 20, ये 20 आ गए। मतलब 208 अंक उसने 3 विषयों में प्राप्त कर लिए। तो चौथे विषय में कितने होंगे, इस 208 को बराबर से जब उधर ले जाएंगे 280 की साइड में तो क्या होगा ये माइनस होगा। तो 280 माइनस के 208, 280 में से 208 जाएंगे तो कितना बचेगा 72 बचेगा। कितना बचेगा 208, तो कितना आएगा 72% होगा ये चौथा
चौथे विषय के अंक। 10 में 60 गए 2 और यहाँ 50 कितना 7, सही है 72%। चलिए आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन तक ही करते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और यदि कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें, बताएं। ठीक है, धन्यवाद।